तो जब भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रपति का। लेकिन ये सिर्फ एक पदवी नहीं है, बल्कि देश की शक्ति और एकता का प्रतीक है। तो चलिए आज इस महत्वपूर्ण भूमिका की परतों को खोलते हैं और समझते हैं इसे करीब से। देखिए, राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक संवैधानिक ढांचा नहीं है, बल्कि ये भारत की पूरी यात्रा का एक आईना है। और अभी की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। उनका इस पद पर होना अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि ये भूमिका कैसे समय के साथ विकसित हुई है। तो सवाल ये उठता है कि इस भूमिका का असली मतलब क्या है, इसकी नींव कहाँ है? इसका जवाब हमें सीधा भारत के संविधान में ही मिलता है। अनुच्छेद 52 बहुत ही साफ साफ कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रपति आखिर हैं कौन। वो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, मतलब पूरे देश के मुखिया। और देश के मुखिया होने का असल में मतलब क्या है? देखिए, अनुच्छेद 53 के हिसाब से इसका मतलब है कि राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के औपचारिक प्रमुख हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हमारी सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। तो फिर अगला बड़ा सवाल आता है कि कोई इस सर्वोच्च पद तक पहुंचता कैसे है? इसका रास्ता काफी खास है। इसके लिए कुछ तय योग्यताएं हैं और एक बहुत ही अनोखी चुनाव प्रक्रिया भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उम्मीदवार कौन बन सकता है। कुछ बुनियादी शर्तें हैं, जैसे कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और हाँ, एक और जरूरी बात, वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। राष्ट्रपति को सीधे आम नागरिक नहीं चुनते, बल्कि उन्हें एक अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। ये एक तरह से चुने हुए जनप्रतिनिधियों का एक समूह होता है। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है? इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सांसद होते हैं, और साथ ही सभी राज्यों, दिल्ली और पुडुचेरी के चुने हुए विधायक भी। अब ये जो पूरी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति सिर्फ पॉपुलर वोट के नहीं, बल्कि राज्यों के भी प्रतिनिधि हैं। इससे केंद्र और राज्यों के बीच एक कह सकते हैं कि एक संघीय संतुलन बना रहता है। चलिए, अब आते हैं इस भूमिका के सबसे अहम पहलू पर, राष्ट्रपति की शक्तियां। और ये शक्तियां वाकई में बहुत ज्यादा व्यापक और विविध हैं। मोटे तौर पर हम राष्ट्रपति की शक्तियों को 5 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, मिलिट्री और इमरजेंसी। और इनमें से हर एक शक्ति देश के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव शक्तियों की। सोचिए जरा, सरकार चलाने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हैं, प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, राज्यों के राज्यपाल, यहाँ तक कि अटॉर्नी जनरल, सरकारी खर्चों पर नजर रखने वाले सीएजी और सिविल सेवकों की भर्ती करने वाले यूपीएससी के सदस्य, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। एग्जीक्यूटिव शक्तियों के अलावा कानून बनाने की प्रक्रिया में भी राष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका है। वही संसद का सत्र बुलाते हैं, लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, संसद से पास हुआ कोई भी बिल उनकी सहमति के बिना कानून बन ही नहीं सकता। फिर आती हैं उनकी न्यायिक शक्तियां। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी सजा को माफ करने की शक्ति होती है। मतलब वो किसी भी सजा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं या पूरी तरह से माफ भी कर सकते हैं। और जैसा हमने पहले भी बात की, मिलिट्री के क्षेत्र में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना सभी उनके अधीन हैं। वो देश की रक्षा के सर्वोच्च प्रतीक हैं। लेकिन शायद सबसे गहरी और असाधारण शक्तियां हैं इमरजेंसी पावर्स। ये संकट के समय के लिए होती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में लगने वाला राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इन शक्तियों का मकसद होता है देश को मुश्किल समय में स्थिर रखना। अच्छा, इतनी सारी शक्तियों के साथ ये सवाल उठना तो लाजमी है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और उनकी जवाबदेही कैसे तय की जाती है? क्या कोई चेक एंड बैलेंस है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये तय कार्यकाल देश में एक तरह की राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। और हाँ, इस अवधि के बाद वो दोबारा चुनाव भी लड़ सकते हैं।
अपने भव्य आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन के अलावा राष्ट्रपति को करीब 5 लाख रुपए का मासिक वेतन भी मिलता है। जाहिर है ये इस पद की गरिमा और जिम्मेदारी को भी दिखाता है। इस पद को संभालने और छोड़ने की प्रक्रिया भी बहुत औपचारिक है। पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, वहीं अगर इस्तीफा देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र में शक्तियों के बंटवारे को भी दर्शाती है। तो वापस जवाबदेही की बात पर आते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति असीमित नहीं है, इस पर एक बहुत बड़ा संवैधानिक चेक है। अगर संविधान के उल्लंघन का कोई गंभीर मामला हो तो संसद महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के जरिए उन्हें पद से हटा भी सकती है। तो इन सभी शक्तियों और प्रक्रियाओं से हटकर अगर देखें तो इस पद का एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व भी है। देखिए, अंत में राष्ट्रपति की भूमिका उनकी शक्तियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। वो हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और एकजुटता के एक जीवंत प्रतीक हैं। वो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहीं से वो एक बड़ी बहस शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर ही इस्तेमाल होती हैं। तो क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक पद है, या फिर क्या वो वाकई संविधान के अंतिम संरक्षक हैं जो लोकतंत्र पर एक जरूरी नियंत्रण रखते हैं? यही सवाल इस पद की पूरी जटिलता को हमारे सामने लाकर रख देता है।